पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर शांति दूत बनकर फिर रहे थे। ईरान और साथ ही साथ अमेरिका के बीच आप देखिए किस तरह से शांति कराने का झंडा लिए दौड़ लगा रहे थे। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन पीस मीटिंग को लेकर भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिसके बाद तस्वीरें आपने देखा शांति वार्ता में अशांति फैल गई, क्योंकि मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री अरागची और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आपस में ही भिड़ने की जानकारी अब सामने आई है। और ये सब हुआ मुल्ला मुनीर और शहबाज के सामने, जो शांति कराने का तमगा खुद अपने गले में डाले फिर रहे थे। लेकिन जब कमरे में ईरान और अमेरिका डेलीगेशन बात कर रहा था, उस वक्त कई मुद्दों पर बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आई, अरागची और विटकॉफ में कहासुनी हो गई, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना का जिक्र तुर्की के बड़े पत्रकार सेटिनर सेटिन ने किया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने बताया है कि कैसे हॉर्मुज को लेकर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दावा है कि इस दौरान ईरानी पक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि ईरानियों को किसी तरह की धमकी न दी जाए, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। यानी अपने देश बुलाकर शांति कराने की बात करने वाले पाकिस्तान में दो देशों के प्रतिनिधियों में नौबत हाथापाई तक पहुँच जाती है और पाकिस्तान फिर दोनों देशों में बातचीत कराने की बात कह रहा है। तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला और 21 घंटे के बाद बातचीत के बाद आप देखिए दोनों ही डेलीगेशन अपने अपने देश लौट गए। लेकिन क्या इस शांति वार्ता के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का गद्दाफी मॉडल वाला प्लान था, जिसे वो ईरान पर भी लागू करना चाहते थे? लेकिन देखिए किस तरह से ईरान उसके इस पूरे के पूरे ट्रैप में फंसता हुआ नजर नहीं आया। तो क्या है मामला? ट्रंप का गद्दाफी मॉडल क्या है जो कि फेल हो चुका है, ये भी अब आपको समझा देते हैं। 2003 की बात अगर हम करें तो लीबिया के नेता गद्दाफी ने यूएस की बात मानी। यूएस की बात मानकर परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। आईएईए की टीम आई और उपकरण सामग्री यूएस को भेजी गई। बदले में लीबिया से प्रतिबंध हटाने, आर्थिक मदद की बात भी कही गई और सालों के बाद गद्दाफी ने वादे पूरे न करने की शिकायत की। तो वहीं साल 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को पकड़कर मार डाला गया। गद्दाफी के करीबियों को यहां पर परमाणु कार्यक्रम बंद करना एक गलती भी माना जा रहा है। ईरान से भी अमेरिका परमाणु कार्यक्रम बंद करवाना चाहता है और बदले में ईरान को आर्थिक मदद, प्रतिबंध में छूट की पेशकश की गई है। ईरान ने अमेरिका की मांगों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इन सबके बीच ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बेनतीजा होने की आशंका तो पहले से ही शुरू थी, क्योंकि इस बातचीत का आधार ही अविश्वास पर पूरी तरह से टिका हुआ था। फिर भी जिस तरह से आप देखिए पाकिस्तान मीडिएटर बना, इसके बाद दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हुए, इस्लामाबाद पहुंच गए। बातचीत के 2 से 3 दौर भी चले। इसके साथ साथ पूरी दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब आपको दिखाते हैं। और अब जबकि वार्ता फेल हो गई है, तो इसे विफल करने वाले विलन की चर्चा शुरू हो गई। क्या ये अमेरिकी पक्ष के जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ या जारेड कुशनर थे, या फिर ईरानी पक्ष के मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और अब्बास अरागची, या फिर दोनों के बीच मध्यस्थता कराने वाले पाकिस्तानी पक्ष से पीएम शहबाज और सीडीएफ आसिम मुनीर? हालांकि पाकिस्तान को इस वार्ता के फेल या पास होने में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, बल्कि वो तो इस इवेंट के जरिए खुद की इमेज चमकाने में जुटा हुआ था। ऐसे में इस वार्ता के विफल होने के जिम्मेदार सरपंच बने शहबाज मुनीर ही हैं, और इसके कई कारण भी हैं। पहला तो पाकिस्तान की अनुभवहीनता, दूसरा है निष्पक्षता का अभाव, तीसरा है दोनों पक्षों को अंधेरे में रखकर वार्ता के लिए आधार तय करना, चौथा कारण वार्ता को इवेंट की तरह लेना। भले ही पाक अब भी अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन ये बात सभी जानते हैं, वो माहौल को कभी भी पॉजिटिव बना ही नहीं पाया था। तो देखिए ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि इस्लामाबाद पहुंचे दोनों ही पक्ष इस वार्ता के सफल होने पर पहले से ही आशंकित थे। लेकिन बातचीत की गुंजाइश फिर भी यहां पर थी। यदि पाकिस्तान मीडिएटर बनने की हड़बड़ाहट की जगह ठीक से होमवर्क करता, बातचीत के लिए ठोस आधार तैयार करता और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका हो सकती थी, इसे छोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब दोनों ही पक्ष और उनकी शर्तें क्या थी, इस पर दोनों का रुख क्या था, ये भी अब आपको बताते हैं। परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा था। ईरान ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की गारंटी की मांग की थी। संवर्धन यानी कि आप देखिए एनरिचमेंट का अधिकार बरकरार रखने की भी बात कही गई थी। तो वहीं अमेरिका ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण रोक लगाने के लिए कहा था और साथ ही कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी मांगी थी। इन सब के बीच बड़ा मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें ईरान अपना पूरा का पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, जिसमें जहाजों की निगरानी, चाहे प्रोटोकॉल और साथ ही साथ ट्रांजिट फीस या फिर टैक्स शामिल है। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि ये रास्ता पूरी तरह से खुला रहे, इस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं हो। क्षेत्रीय सीज फायर भी एक बड़ा मुद्दा था। ईरान ने समग्र या फिर क्षेत्रीय सीज फायर की मांग की, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार इजराइल की जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर बड़ा अपना मुद्दा रखा, कहा इसको बंद किया जाए। अमेरिका ने कहा अभी हम आपसी सीज फायर की बात कर रहे हैं तो पहले इस बात को करना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था मुआवजा।
ईरान युद्ध के नुकसान के लिए मुआवजा और पुनर्निर्माण सहायता भी चाहता था। साथ ही प्रतिबंध हटाने, विदेशों में फंसी हुई अपनी संपत्ति को डीफ्रीज करने की मांग कर रहा था, जिस पर अमेरिका ने साफ कहा कि ईरान परमाणु और अन्य शर्तें माने फिर राहत पर हम विचार करेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका तुरंत और पूर्ण राहत या फिर मुआवजा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। मिसाइल प्रोग्राम भी एक बड़ा मुद्दा रहा। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रखेंगे कहा, जिस पर अमेरिका ने कहा कि एक निश्चित सीमा में मिसाइल विकसित करने की इजाजत होगी, जिसे ईरान ने रेड लाइन मारा है। और इन सब के बीच 40 दिन तक युद्ध चला। 14 दिन के लिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सीज फायर हुआ, और जब शांति वार्ता हुई तो 21 घंटे के अंदर ही सब कुछ बेनतीजा हो गया। लेकिन अब जब कोई नतीजा नहीं निकला है तो फिर से युद्ध की सुगबुगाहट उठने लगी है, क्योंकि ट्रंप ने वार्ता से पहले ही कह दिया था कि चाहे समझौता हो या फिर नहीं, जीत अमेरिका की ही होनी तय है। तो क्या ट्रंप के इस बयान के पीछे ईरान में फिर महाविध्वंस मचाने वाले संकेत है? संकेत तो और भी सामने आ चुके हैं। पहला संकेत ट्रंप का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि नौसैनिक नाकाबंदी एकमात्र हथियार है। दूसरा संकेत इजराइल में लड़ाकू विमान भेजना। तीसरा संकेत हॉर्मुज स्ट्रेट के पास युद्धपोतों को भेजना। और चौथा संकेत मिडिल ईस्ट में मरीन की तैनाती बढ़ाना। इन सब संकेतों से समझा जा सकता है कि अब ट्रंप ईरान को दहलाएंगे। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हजारों मरीन्स और विमानों को तैनात किया गया है, तो 2000 पैरा ट्रूप्स को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होते ही इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर कई अमेरिकी फाइटर जेट्स पहुंच गए। फाइटर जेट्स का इजराइल पहुंचना विध्वंस से पहले की शांति बता रहा है। तो वहीं ईरान की हॉर्मुज में बिछाई बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए भी अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते में कई बारूदी माइंस बिछा दी है, जिनकी लोकेशन अब ईरान को भी नहीं मिल रही है। वहीं दुनिया को दिखाने के चक्कर में सरपंच बनने चला पाकिस्तान। आप देखिए किस तरह से वार्ता फेल होने के बाद बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से मिसाइलों और बमबारी का दौर शुरू होना तय है। और इस बार ईरान के निशाने पर पाकिस्तान भी आ सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका पाकिस्तान से उसके एयरबेस की मांग कर सकता है। और ऐसा हुआ तो मीडिएटर बनने वाला पाकिस्तान अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच घून की तरह पिस जाएगा, क्योंकि ईरान पहले से ही खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को तहस नहस करने में जुटा हुआ है। और अब पाकिस्तान ने ईरान को उस पर हमला करने की दो बड़ी वजहें खुद मुहैया करा दी हैं। पहला तो ये कि पीस टॉक फेल होने के बाद अमेरिका एक बार फिर वॉर जोन में जाने को तैयार है। ऐसे में वो पाकिस्तान से उसके एयरबेस और एयर स्ट्रिप की मांग कर सकता है, खासकर बलूचिस्तान के पास वाले हवाई अड्डों की, जो ईरान के बेहद करीब है। यदि पाकिस्तान ये मांग मान लेता है तो वो सीधे ईरान के निशाने पर आ जाएगा। और दूसरी वजह, पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और करीब 13,000 सैनिक सऊदी अरब भेज दिए हैं। और पाकिस्तान ना तो इस हैसियत में है कि वो अमेरिका को एयरबेस देने से मना कर सके या फिर सऊदी अरब को ईरानी हमलों पर जवाबी कार्रवाई करने से रोक सके। यानी ईरानी मिसाइलों की जद में पाकिस्तान खुद ब खुद आ गया है। और देखिए, भले ही मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही लगातार जारी है। इजराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि उसके हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिजबुल्लाह का सफाया पूरी तरह से नहीं हो जाता। और इसी मकसद से वो लेबनान पर बारूदी तबाही मचा रहा है। इजरायली हमले से लेबनान में तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी है और इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ईरान से सीज फायर के बाद अब इजराइल ने अपना पूरा का पूरा फोकस हिजबुल्लाह की तबाही पर शिफ्ट कर दिया है। देखिए कैसे लेबनान में इजराइल का बारूद बरस रहा है। एयर स्ट्राइक करके इमारतों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जोरदार धमाकों की गर्जना के साथ आसमान में धुएं का गुबार भी छाया है। देखिए कैसे इजरायली एयरफोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि एक दिन में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों को यहाँ तबाह किया गया। ईरान अमेरिकी की शांति वार्ता विफल होने के बाद इजराइल के लेबनान पर अटैक और भी ज्यादा घातक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 200 मौतों का दावा किया जा रहा है, लेकिन इजराइल बारूदी प्रहार रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इजराइल जो शुरू से ही लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को खत्म करने में लगा हुआ है, पीस टॉक फेल होने के बाद उसके हमले और तेज हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर ने बम बरसाए हैं। हमलों के बाद की तबाही के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखिए, जहां तक नजर जाएगी मलबे में तब्दील इमारतें और गाड़ियां दिखाई देंगी, जिन्हें हटाने के लिए रेस्क्यू की टीमें भी लगी हुई हैं। बिल्डिंगों से निकलता धुआं और आग बुझाते फायर कर्मी, हर तरफ हमलों के बाद सिर्फ खंडरनुमा इमारतें और विध्वंस ही नजर आ रहा है। इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह का पूरी तरह खात्मा चाहता है और नेतन्याहू ने इस कसम को फिर दोहराया है।
बंगाल की चुनावी डगर में इन दिनों राम राज वाली सियासी गूंज भी है। बीजेपी जहां ये कह रही है कि बंगाल में राम राज लाना उनका एकमात्र मकसद है, तो वहीं टीएमसी पूछ रही है कि बीजेपी आखिर कैसे राम राज की बात कर रही है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। राम राज माने काटना, यूपी का तरह काटना, नारी को धर्षण करना, बुलडोजर चलाना, या जो है मुसलमान को मारो। बंगाल में अगर रामराज को लेकर सवाल पूछो तो टीएमसी उसे सियासी चश्मे से देखने लगती है। इस चश्मे में टीएमसी के नेताओं को रामराज बीजेपी का चुनावी शिफुगा लगता है। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का कहना है कि यूपी में जो योगी का राज चल रहा है, अगर वो रामराज है तो वो यहाँ ममता राज से ही खुश हैं। बुलडोजर बाबा तो फेक साधु है। अच्छा। अरे जो त्यागी होगा, जो भोगी होगा, जो क्षमता लगेगा, जो अत्याचार करेगा, वो थोड़ी त्यागी होता है। भारत के राष्ट्रवाद की धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है, अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। यानी रामराज पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई फिलहाल थमने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रचा जा रहा है, जिसको देखते हुए इस बार केंद्र सरकार सुरक्षा को लेकर कोई भी कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। बंगाल की संवेदनशील जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स का कड़ा पहरा है ताकि चुनाव में इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाए। बख्तरबंद गाड़ियों से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गश्त दे रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की महिला ब्रिगेड भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने धुरंधर तैयारी की हुई है। बंगाल के संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये सब इसलिए हो रहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया शांति के साथ पूरी की जा सके। वहीं अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर चुनाव के दौरान रक्त चरित्र दिखाए तो उनका ऑन द स्पॉट इलाज किया जा सके। बंगाल में चुनाव हिंसा के हॉटस्पॉट माने जाने वाले मालदा में केंद्रीय बल रूट मार्च कर रहे हैं, साथ ही पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए कैसे महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा केंद्रीय बल के जवान घर घर जाकर लोगों के दिल से चुनावी हिंसा का डर भी दूर कर रहे हैं, साथ ही उनसे घरों से निकलकर बेखौफ होकर वोट डालने का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं टीएमसी का दावा है कि अगर बीजेपी बंगाल में आई तो मछली खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। टीएमसी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए अब बीजेपी के उम्मीदवारों ने नया तरीका ढूंढ निकाला है। दुर्गापुर पश्चिम में बीजेपी के उम्मीदवार प्रचार के दौरान मछली बाजार पहुंचते हुए नजर आए और टीएमसी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए वहां से मछली खरीदी। दरअसल प्रचार के इस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार ने ये साबित करना चाहा कि उनकी पार्टी मछली खाने के विरोध में नहीं है और न ही किसी भी तरह की बंगाली संस्कृति और पहचान पर हमला करने का उनका कोई इरादा है। ये बात लोगों को समझाने के लिए दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार लखड़ गोरुई मछली बाजार पहुंच गए और वहां से मछली खरीदते नजर आए। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार ने एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए। एक चुनाव कर प्रचार भी हुआ तो दूसरी तरफ मछली विरोधी होने के आरोप का जवाब भी दे दिया। उधर बीजेपी भी साफ कर चुकी है कि मछली पर बैन की बात महज एक राजनीतिक आरोप है। बीजेपी की बंगाली खान पान पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और अमित शाह लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं आज से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी घुसपैठ, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, युवाओं और महिलाओं की अनदेखी के मुद्दे उठाकर ममता के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर अपने वोटर्स में लगातार जोश भरती हुई नजर आई। क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह और अब सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में सभा को संबोधित किया। भीड़ पीएम मोदी के रंग में रंगी नजर आई। पीएम मोदी ने कहा, अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर एसआईआर के नाम पर वोटों की हेराफेरी के आरोप लगाए। मरण बाचन लड़ाई बीजेपी एसआईआर नामे जे सर्वनाश करेছে बांग्लाয়, इट्स अ बिग स्कैम, बड़ो जुमला। इस बार बीजेपी उन्हें हराने के लिए पूरे प्लान के साथ उतरी है। दिग्गज लगातार मुद्दों पर घेर रहे हैं। ममता के विजय रथ को रोकने के लिए चक्रव्यूह बुन रहे हैं।
तो पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है और इसके लिए पार्टी ने खास चक्रव्यूह भी तैयार किया है, जिसकी काट खोज पाना ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये रणनीति है स्विंग सीटें, बूथ मैनेजमेंट और गवर्नेंस की। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे कि पीएम मोदी को यहाँ स्विंग सीटों पर, तो अमित शाह को बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए कहा गया है। वहीं सीएम योगी गवर्नेंस पर पूरी तरह से फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे जैसे दिग्गज बंगाल चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए, ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाए। राजनीति के रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सोच समझकर इनकी रैलियों को तय किया गया है। हर रैली को टीएमसी सरकार के नजरिए से चुनौती देने की भी पूरी यहां पर तैयारी की गई है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बूथ मैनेजमेंट पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। अमित शाह का व्यस्त कार्यक्रम इस बात का पूरा संकेत है कि बीजेपी अपने संगठन को ताकतवर बनाने और हर वोट पर पूरा का पूरा ध्यान दे रही है। तो वहीं सीएम योगी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के अहम चेहरे हैं। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बराबर 11 रैलियां करेंगे। उनकी रैलियां कानून व्यवस्था, सुशासन मॉडल और वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित रहेगी, जिससे बीजेपी के अभियान को और भी ज्यादा धार मिलती हुई नजर आएगी। इसका मतलब है पीएम मोदी की लोकप्रियता, आप देखिए किस तरह से अमित शाह की रणनीति और सीएम योगी की जन समर्थन जुटाने की क्षमता, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव बीजेपी के लिए चुनावी सफलता की कुंजी अब माना जा रहा है साफ तौर पर। और देखना होगा कि अब बंगाल में क्या होता है। इन सबके बीच आखिरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है और एंट्री के साथ ही आप देखिए योगी ने ताबड़तोड़ 3 सभाएं करके ये बता दिया कि किस मकसद से वो वहां पर पहुंचे हैं और इस बार का मकसद है बंगाल में कमल खिलाना। और इसके लिए सीएम योगी उसी अंदाज में दिखे जैसे उत्तर प्रदेश में होते हैं, ना तो वो बदलते हैं और ना उनके तेवर। और जब योगी यूपी से 1000 किलोमीटर दूर बंगाल पहुंचे, वहां भी उन्होंने अपने अंदाज में गुंडे बदमाशों को जहन्नुम वाली वार्निंग दे दी। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। बंगाल में संडे के दिन सीएम योगी ने सुपर शो दिखाया। योगी के नारे लगाकर योगी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची। हाथों में राम का पोस्टर लिए बंगाल में योगी मॉडल वाली मांग करती दिखी। सीएम योगी ने भी टीएमसी का फुल फॉर्म बताते हुए टी का तुष्टीकरण, एम का माफिया राज और सी का कटमनी बताते हुए बंगाल सरकार पर हमला बोला। प्रदेश ममता बनर्जी सरकार का था, लेकिन गूंज योगी की सुनाई दे रही थी। तो देखिए बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसलिए यूपी बीजेपी में संगठन में अब बदलाव की सुगबुगाहट पूरी तरह से तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े लखनऊ दौरे पर है, जहां पर वो बैठकें करके संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी संगठन में फेरबदल की चर्चाओं ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी के बीच हुई बैठक के बाद जोर पकड़ लिया है और फिर यूपी के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े के लखनऊ आने से इन चर्चाओं को और हवा दे दी गई है। बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ बैठक कर संगठन और सरकार में फेरबदल कर अंतिम मंथन करेंगे। जैसे ही बंगाल चुनाव पूरा होगा, यूपी पर पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। यूपी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम की सीमा 60 है। खाली पड़े 6 पदों को भरने के लिए क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को साधने की तैयारी है। वहीं अगर संगठन स्तर पर बात करें तो 18 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव और 16 सचिवों सहित कई क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चा अध्यक्षों के बदले जाने की उम्मीद है। अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए हुए जो तमाम संदिग्ध हैं, वो बेहद खतरनाक प्लान बना रहे थे। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि ये रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर या फिर दूसरे सामान को रखकर ट्रेन को ही उड़ाने की साजिश रच रहे थे। यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया है। गिरफ्त में आई आईएसआई के ये संदिग्ध पूरी प्लानिंग कर चुके थे। इसके लिए ये करीब 1.5 साल से सक्रिय थे, लेकिन तभी ये पकड़े गए। 4 लोगों ने मिलकर पूरा प्लान तैयार किया था। उसमें साकिब मास्टरमाइंड है, अरबाब, विकास और लोकेश इसका साथ दे रहे थे। बताया जा रहा है कि साकिब ट्रेन एक्सीडेंट की प्रैक्टिस भी कर रहा था। साकिब ने अपने खुलासे में कई तरह की जानकारियां साझा की हैं, जिसमें
ट्रेन पलटाने की साजिश का भी जिक्र उसने किया है। उत्तर प्रदेश में बीते 1.5 साल में लखनऊ, रायबरेली, कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश की जा चुकी थी, जिसमें कानपुर और उसके आसपास का इलाका इनके निशाने पर था। 8 सितंबर 2024 को कालिंदी एक्सप्रेस, 22 दिसंबर 2024 को मालगाड़ी और 1 जनवरी 2025 को ट्रैक पर सिलेंडर रखकर ट्रेन पलटने की साजिश थी। अब यूपी एटीएस ने तय किया है कि पिछले 1.5 साल में हुए ट्रेन एक्सीडेंट की कोशिश की इन मामलों की जांच की जाएगी और इन दुर्घटनाओं में साकिब के कनेक्शन को खंगाला जाएगा। तो देखिए, यूपी में अगर अपराधी ये सोच रहे हैं कि वो अपराध करके बच जाएंगे, तो अब देखिए उनकी सबसे बड़ी यही गलतफहमी होगी, क्योंकि अपराध करने वालों पर सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस वाला हंटर चलता है। अपराधी जेल जाने से पहले अस्पताल पहुंचते हैं। गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही मैन ऑफ वर्ड्स नहीं कहा जाता, क्योंकि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 12 घंटे के अंदर ही योगी फोर्स ने मिर्जापुर में वकील और बिजनौर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपियों का बुलेट हिसाब कर दिया। पुलिस की गोली से लंगड़ा हुआ ये वही बदमाश राजेंद्र सोनकर है, जिसने मिर्जापुर में दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी थी। योगी फोर्स ने इसे 12 घंटे के अंदर ढूंढ लिया। पकड़े जाने के डर से इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। कुछ ऐसा ही हाल योगी फोर्स ने बिजनौर में एक महिला की हत्या के आरोपी का किया। एनकाउंटर में बदमाश जीशान को लंगड़ा कर दिया गया। इसके अलावा झांसी और जौनपुर में भी अपराधियों से मुठभेड़ हुई। झांसी में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, वहीं बिजनौर में भी 2 बदमाश लंगड़े कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून के प्रेमनगर छात्र हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। उत्तराखंड पुलिस 25-25 हजार के इनामी शूटरों को बंगाल से गिरफ्तार करके देहरादून लाई है। वीडियो में देखिए, खाके का खौफ इन अपराधियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और थर-थर कांप रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। दरअसल इन दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम है, जो देहरादून के चर्चित प्रेमनगर छात्र हत्याकांड में शामिल थे। इन्हें पुलिस ने बंगाल से गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाई है। पुलिस ने आरोपियों को सीधे घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कराया तो ये कांपने लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। उत्तराखंड पुलिस के सामने आरोपी घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, चेहरे पर खौफ छाया हुआ है और धामी सरकार का भी सख्त संदेश है कि अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे, कानून का शिकंजा हर हाल में कसेगा। पीलीभीत के बरखेड़ा में एक निर्माणाधीन कंपोजिट स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का पारा ही 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जिन ईंटों से स्कूल का निर्माण हो रहा था वो घटिया क्वालिटी की निकली। जो एक दूसरे पर टकराने से ही टूट जा रही थी। बीजेपी विधायक ने जब अपनी आंखों से भ्रष्टाचार का ये खेल देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने सीधे जिलाधिकारी को फोन कर पूरे मामले की शिकायत की। साथ ही आरोपी ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा। सारी ईंट डोम लगा रहे हैं और कह रहे हैं अब्बल है। मैं खड़े होकर देखी, मैंने ईंट में ईंट लगाई तो सब टूट रही फटाफट। और ये सत्यानाश करने में लगे हैं। 25 करोड़ की बिल्डिंग का मतलब क्या है? हम लोगों को तो यही रहना है इनके बीच में। अगर अच्छी बिल्डिंग नहीं बनेगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? विधायक के इस रियलिटी चेक के बाद प्रशासन हरकत में आया और शिकायत पर जाँच की बात कही। सीट को इसको बना रही जिसके इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनको बुलाया है हमने जो है, और साथ में हम लेके जाएंगे इंजीनियर, उसकी प्राथमिक जांच कर लेंगे। देखना होगा कि भ्रष्टाचार के इस खेल पर क्या एक्शन लिया जाएगा। बंद करवाओ, काम बंद करवाओ। अब उत्तर प्रदेश में कथावाचक विवाद से जुड़ी खबर है, जहां पिछले साल इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर विवाद गहरा गया था। अब उसी तरह का एक मामला उन्नाव से भी सामने आया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने भागवत कथा के नाम पर, आप देखिए किस तरह से यहाँ। अब उत्तर प्रदेश में कथावाचक विवाद से जुड़ी खबर है, जहां पिछले साल इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर विवाद गहरा गया था। अब उसी तरह का एक मामला उन्नाव से भी सामने आया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने भागवत कथा के नाम पर, आप देखिए किस तरह से यहाँ जमकर हंगामा किया और उसके बाद न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि यहाँ पर मारा पीटा भी गया, जिसके बाद कथावाचक अवधेश चंद्र लोधी ने रसूलपुर गांव के 2 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इनका आरोप है कि भागवत कथा के बाद इनसे इनकी जाति पूछी गई, फिर मारपीट की गई, जनेऊ तोड़ा, जबरन शराब पिलाने की कोशिश की और अपमानजनक हरकतें की। इनका आरोप है कि भागवत कथा के बाद पैसे मांगने पर उनके साथ ये सब किया गया। जो मैंने दक्षिणा आखिर मांग के बाजक देना उनको देना है, तो वो लोग गाड़ी में बैठ जाइए, दक्षिण आश्रम में देंगे। वो आश्रम में ले जाके मुझे नखलऊ लेके चले गए, रास्ते मारा, गाड़ी के अंदर टॉर्चर किया।
इनकी शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना ने पिछले साल इटावा में हुई कथावाचक कांड की यादें ताजा कर दी हैं, जहां गैर ब्राह्मण कथावाचक को लेकर हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया था। कथा कोई भी कह सकता है, इसके लिए योग्यता सिर्फ जानकारी है, ना कि जाति। लेकिन कई जगहों पर लोग अभी भी जातिवाद की कट्टर मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए वहां ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कठोर कार्रवाई कर इसे रोका जा सकता है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने माता मंदिर के गर्भगृह में तकरीबन 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। यहां पर लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वो मंदिर पहुंचे और उसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। और मंदिर के गर्भगृह में इस गड्ढे को देखकर हर कोई सन्न रह गया। बताया जा रहा है कि रात में किसी ने खजाने की तलाश में गर्भगृह में 3 से 4 फीट तक गहरा गड्ढा खोद दिया था। देखिए कैसे माता मंदिर के गर्भगृह में मिट्टी फैला हुआ है, जो बताने के लिए काफी है कि यहाँ खुदाई हुई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दानी जी गांव में माता का प्राचीन मंदिर है और आसपास के गांव के लोग यहां पूजा करने आते हैं। अब तक ऐसी घटना यहां नहीं हुई थी, लेकिन बीती रात किसी ने खजाने की तलाश में मंदिर के गर्भगृह को ही खोद डाला। मंदिर में भगवान और देवी देवताओं का वास होता है। सदियों पहले इन जगहों पर लोग जमा धन छुपाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर भी अज्ञात लोगों ने लालच में मंदिर के गर्भगृह को ही खोद डाला। उत्तर प्रदेश के आगरा के धर्मांतरण सिंडिकेट पर योगी फोर्स ने एक्शन तेज कर दिया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अब इस एक्शन को देखिए किस तरह से आगे बढ़ाया गया और ये अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। साथ ही इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड दाऊद की प्रॉपर्टी भी अब रडार पर आ गई है। यानी जो दाऊद अहमद कनाडा में बैठकर यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक धर्मांतरण वाली फैक्ट्री चला रहा था, एक एक कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। आगरा पुलिस ने भोपाल में दाऊद की प्रॉपर्टी को कुर्क करने वाला नोटिस लगा दिया है। भोपाल की पॉश कॉलोनी में मौजूद घर पर योगी फोर्स कुर्की वाला नोटिस लगाकर निकली तो घर में मौजूद लोगों ने वो नोटिस भी फाड़ दिया। अंदर घर के अंदर लोग रह रहे, उन्होंने जो है इस नोटिस को फाड़ दिया, लेकिन अभी जो जितना यहाँ पर बचा है उस पर लिखा है न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा। तमाम जो दस्तावेज की प्रक्रिया है वो करने में उत्तर प्रदेश पुलिस लगी है। उसके बाद इन प्रॉपर्टियों को कुर्क आगरा पुलिस करेगी। चाहे नोटिस फाड़े या फिर कुछ और करे, दाऊद अहमद की क्राइम कुंडली खुल चुकी है और अब उसकी अवैध तरीके से बनाए साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया जाएगा। हालांकि मामले में अभी तक 14 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दाऊद अभी भी कनाडा में छिपा है। तो ये उत्तर प्रदेश में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। रामपुर और बस्ती में पुलिस ने जाली नोट छापने और चलाने वाले इस गिरोह को पकड़ा है, जहां पर चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि आरोपी वेब सीरीज को देकर ये अपराध कर रहे थे। ये देखिए 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट पूरे 4,88,000 रुपए हैं और छपाई के लिए हाईटेक मशीनों से लेकर के कागज, इंक, केबल, प्रिंट सारा सामान मौजूद है। पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने दिल्ली में 1 महीने की ट्रेनिंग ली और फिर मेरठ में फ्लैट के अंदर फैक्ट्री शुरू कर दी। वहीं बस्ती में भी नकली नोट के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो ये 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे 4,20,000 के फर्जी नोट रिकवर हुए। ये 500 की गड्डियां हैं, 200 की गड्डियां हैं और 100 की गड्डियां हैं। इसके अलावा एक एंड्रॉयड फोन और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये गिरोह संगठित तरीके से अलग अलग इलाकों में नकली नोट छाप रहे थे। बुजुर्ग और महिलाओं को पैसे डबल करने का लालच देते थे, लेकिन पुलिस ने वेब सीरीज से सीखी चाल और नकली नोटों के अपराध का जाल काट दिया। आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है और पूरे नेटवर्क के खंगाल रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर घाघरा नदी के किनारे पर एक झोपड़ी में मिनी गन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां मौके पर पहुंची तो झोपड़ी के अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई, क्योंकि पुलिस को यहां से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। टेबल पर रखे इन 12 डिब्बों में बरामद हथियार रखे हुए हैं, जिसमें तमंचे, नाल, कारतूस और हथियार बनाने के सामान मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे झोपड़ी के अंदर जमील और रोज अली अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे थे। लोगों ने झोपड़ी के अंदर से अजीब तरह की आवाजें सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद हथियारों के सौदागर जमील और रोज अली को गिरफ्तार किया गया। आशंका जताई जा रही है कि इन हथियार तस्करों का राजनीतिक कनेक्शन भी हो सकता है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और इनकी अवैध असला फैक्ट्री में बने हथियार कहां कहां सप्लाई हुए हैं। वहीं यूपी के कानपुर में अजीबोगरीब एक वाकया सामने आया है, जहां पर निकाह के बाद रिसेप्शन में नॉनवेज के लिए जमकर बवाल हो गया। अपने लोगों का अपमान देखकर दूल्हा भी यहां पर तमतमा उठा और निकाह के बाद जयमाला के दौरान ही दुल्हन को तलाक दे दिया।
क्योंकि दूल्हे के 2 रिश्तेदारों को दुल्हन पक्ष के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बवाल होता देख दोनों पक्ष के लोग वहां बीच बचाव करने लगे। पता चला दूल्हे के 2 दोस्त ने लेग पीस के लिए झगड़ा किया था और जबरन एक डिब्बे में नॉनवेज भरकर कहीं ले जाना चाहते थे। झगड़े के वक्त दोनों नशे में थे और गाली गलौज भी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर कुर्सियां और बर्तनों से हमला करने लगे। मारपीट की सूचना मिलने पर दूल्हा फजल भी आक्रोशित हो गया और जयमाल मंच से ही दुल्हन को 3 तलाक दे दिया, जिस पर वधू पक्ष भी भड़क गया और दुल्हन की विदाई रोक दी। बाद में दोनों पक्ष शांत हुए तो दोबारा निकाह की रस्में अदा कराई गई। उत्तराखंड सीएम धामी के निर्देश पर इन दिनों पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, जिसके तहत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराधियों पर क्विक एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन थार चलाकर दबंगई दिखाने वाले चालकों पर बड़ा एक्शन लिया है और थार समेत कई लग्जरी गाड़ियों को सीज करके दबंगों को बड़ी चेतावनी दी गई है। पुलिस ने सड़कों पर आतंक भरे थार के साथ ही दूसरी बड़ी गाड़ियों को रोककर चेक किया है। क्यों लिखा आपने? गाड़ी भी क्यों दिखाया? क्यों लिखा? पुलिस ने हूटर, लाउडस्पीकर, रैश ड्राइविंग का तो चालान काटा ही, गाड़ियों पर काली फिल्म चढ़ाने और जाति का पद लगाने वाले स्टिकर लगाने पर भी कार्रवाई की है। यूज तो नहीं कर रहे, हम तो लेकर आज तो यूज कर रहा है, आज तो नहीं कर रहा। तो रखना का याद रहा तुम्हें इसका? बस सच्चाई बताऊं जी, मैं ऐसे ही वीडियो देख रखी थी हमने पहले भी चेकिंग वगैरह की वजह से ही। तो फिर भी कोई ध्यान नहीं रहा जी। मैं तो क्यों नहीं कानून का पालन कर रहे हो? नहीं, कानून का पालन तो करोगे ना? वही ध्यान। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद उत्तराखंड के थार चालकों में हड़कंप का माहौल है। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बताकर प्रवेश करने की कोशिश की। संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसकी पहचान नकली निकली, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी अतुल कुमार के रूप में हुई है। वो खुद को सिविल एविएशन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बताता था। बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आया था और इसी दौरान उसने अपनी पहचान छिपाकर खुद को बड़ा अधिकारी बताया। मंदिर परिसर में सुरक्षा जांच के दौरान जब उससे पहचान पत्र और आधिकारिक दस्तावेज मांगे गए तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। संदिग्ध व्यवहार और दस्तावेजों में अनियमितता मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। देश भर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में फर्जी पहचान बनाकर प्रवेश की कोशिश चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 6 लोगों को आदमखोर ने अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से खेत, जंगल और गांव हर जगह सिर्फ और सिर्फ यहां लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। खेतों में काम करते और राहगीरों को तेंदुआ अपना शिकार बना रहा है। बहराइच में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। खेत में गेहूं काट रहे एक लड़की पर खेत में छिपे हुए तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन लड़के के पिता और गांव वालों ने ट्रैक्टर से तेंदुए को खदेड़कर उसकी जान बचाई। हालांकि लड़के के चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म हो गए। और ये दूसरी घटना भी बहराइच की ही है। यहाँ तेंदुए ने एक पिता के हाथ से बच्चे को छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पिता तेंदुए से भिड़ गया और अपने बच्चे को मौत के मुंह से निकाल लाया। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि 24 घंटे में 6 लोगों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। लकड़ी लेने गई महिला पर हमला किया, गेहूं काट रहे लड़के पर हमला किया, पिता के साथ जा रहे मासूम को निशाना बनाया। पशु चराती 2 महिलाओं पर भी तेंदुए ने हमला किया और फसल देखने जा रहे किसान पर अटैक कर दिया। अब वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगाए हैं। देखना होगा तेंदुए का आतंक कब थमेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा हादसा टल गया। बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से 21 श्रद्धालु एक टापू पर ही फंस गए, जिसके बाद जल पुलिस के जवानों ने अपनी सूझबूझ से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। अगर ऑपरेशन में जरा सी देरी होती या चूक होती तो इनमें से कई लोग गंगा की तेज धारा में बह चुके होते। मामला उत्तरी हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र के कबीर कुटीर घाट के पास का है, जहां लोगों को स्नान करने की मनाही है। बावजूद इसके कुछ लोग यहां गंगा में पानी कम बहता देख बीच वाले हिस्से में जाकर नहाने लगे। इसी बीच यहां अचानक से गंगा में तेज बहाव के साथ पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया और वहां मौजूद लोग चारों तरफ से घिर गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। जल पुलिस के जवानों ने सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जल पुलिस ने राफ्टिंग बोट और रस्सी के जरिए फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आपको बता दें ये आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि चंद सेकंड में ही पूरा का पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया, जिसकी वजह से गोदाम मालिक को यहां लाखों का नुकसान हुआ है। आग के भयंकर लपटे और आसमान में छाया काले धुएं का गुबार बता रहा है कि यहाँ किस कदर अग्नितांडव मचा हुआ है। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण एक टायर गोदाम में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को राख का ढेर बना दिया। सड़क किनारे गोदाम में लगी आग से इलाके में हाहाकार मच गया, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जाता, टायर का गोदाम जलकर खाक हो गया। कुछ दिन पहले जहां बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ था, तो वहीं अब देखिए कई जगहों पर खेतों में पड़ी हुई गेहूं की फसल आग में स्वाहा होती हुई नजर आई। कहीं हाई टेंशन लाइन की वजह से तो कहीं किसी दुर्घटना की वजह से। रविवार का दिन यूपी के गेहूं के किसानों के लिए सबसे मनहूस दिन साबित हुआ, जहां अमरोहा से लेकर बाराबंकी तक और उन्नाव से लेकर फतेहपुर तक खेतों में पड़ी गेहूं की फसलें आग की भेंट चढ़ गई। अमरोहा में हाई टेंशन बिजली लाइन से गिरी चिंगारी ने किसान की 10 बीघा कटी हुई गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। हादसा होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तेज हवा के चलते कुछ ही देर में पूरी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं बाराबंकी में गेहूं के खेत में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि यहां आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन करीब 200 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई। इसी तरह फतेहपुर में भी आग का तांडव देखने को मिला, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में किसानों की गेहूं की फसल में आग लग गई। 40 बीघे फसल में लगी इस आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। कुछ ऐसा ही नजारा उन्नाव में भी देखने को मिला, जहां ढुलाई के लिए रखी गई गेहूं की फसलों के साथ ही खेतों में बड़ी फसल खाक हो गई। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्यार में पागलपन की ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। कहीं प्रेमी से बात नहीं होने पर लड़की हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई, तो कहीं प्रेमी के जेल जाने को लेकर। बॉयफ्रेंड ने 4 दिन से बात नहीं की तो लड़की टावर पर चढ़ गई और दूसरी तो प्रेमी को जेल से छुड़ाने के लिए टावर पर चढ़ गई। सुबह सुबह गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की हाई टेंशन टावर पर चढ़ी दिखी। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमसे 4 दिन से बात नहीं की है, मोबाइल बंद कर लिया था, उन्हीं के साथ में रहना। लड़की की जिद थी कि जब तक प्रेमी नहीं आएगा वो नीचे नहीं उतरेगी। पुलिस मौके पर पहुंची, काफी देर तक समझाने के बाद प्रेमी को बुलाया, तब जाकर लड़की टावर से उतरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 6 लोगों को आदमखोर ने अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से खेत, जंगल और गाँव हर जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। खेतों में काम करते और राहगीरों को तेंदुआ अपना शिकार बना रहा है। बहराइच में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। खेत में गेहूं काट रहे एक लड़की पर खेत में छिपे हुए तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन लड़के के पिता और गांव वालों ने ट्रैक्टर से तेंदुए को खदेड़कर उसकी जान बचाई। हालांकि लड़के के चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म हो गए। और ये दूसरी घटना भी बहराइच की ही है। यहाँ तेंदुए ने एक पिता के हाथ से बच्चे को छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पिता तेंदुए से भिड़ गया और अपने बच्चे को मौत के मुंह से निकाल लाया। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि 24 घंटे में 6 लोगों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। लकड़ी लेने गई महिला पर हमला किया, गेहूं काट रहे लड़के पर हमला किया, पिता के साथ जा रहे मासूम को निशाना बनाया। पशु चराती 2 महिलाओं पर भी तेंदुए ने हमला किया और फसल देखने जा रहे किसान पर अटैक कर दिया। अब वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगाए हैं। देखना होगा तेंदुए का आतंक कब थमेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा हादसा टल गया। बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से 21 श्रद्धालु एक टापू पर ही फंस गए, जिसके बाद जल पुलिस के जवानों ने अपनी सूझबूझ से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। अगर ऑपरेशन में जरा सी देरी होती या चूक होती तो इनमें से कई लोग गंगा की तेज धारा में बह चुके होते। मामला उत्तरी हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र के कबीर कुटीर घाट के पास का है, जहां लोगों को स्नान करने की मनाही है। बावजूद इसके कुछ लोग यहां गंगा में पानी कम बहता देख बीच वाले हिस्से में जाकर नहाने लगे। इसी बीच यहां अचानक से गंगा में तेज बहाव के साथ पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया और वहां मौजूद लोग चारों तरफ से घिर गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। जल पुलिस के जवानों ने सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।